हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो सर नवंबर में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फाइनली इंस्टीट्यूट ने उनकी आरटीपी निकाल दी है। सर उनकी फाइनली आरटीपी आ गई है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर आरटीपी अपन को एक बार सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, आरटीपी के जो क्वेश्चन है ना सर, वो क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आरटीपी के क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है ना, तो एग्जाम में बहुत बड़ा रिस्क वाला फैक्टर है सर। कोई भी स्टूडेंट को आरटीपी के क्वेश्चंस छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये बात मेरी ब्लड में बैठा लो। पहली बात समझ आई। दूसरी बात सर, जब अभी अपन आरटीपी सॉल्व करेंगे तो जैसे आरटीपी का केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, एक बात समझाता हूँ। अगर आप ये बात समझ गए तो विश्वास करो आपके सर क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को उसमें बहुत दिक्कत आती है। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में जो इनकम टैक्स के केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट को उसमें दिक्कत आती है। तो पहले समझो और सुनो मेरी बात। सर ये जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो इनकम टैक्स के होते हैं, इसमें क्या करना चाहिए कभी भी स्टूडेंट को, ध्यान से सुनना सर, वही टेक्निक मैं भी अप्लाई करूंगा। कभी भी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जब वो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते ना उसको फैक्ट्स नोट करते जाना चाहिए। क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फैक्ट आप नोट करते जाते हो ना सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाते हो ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। आप क्या करते हो सर, शुरू से आखिरी तक एंड तक पूरा पढ़ लेते हो और कोई भी चीज ना अंडरलाइन करते हो ना कहीं नोट करते हो। तो होता ये आपका दिमाग पूरी चीज क्यूमुलेटिवली याद नहीं रख पाता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आप क्या करो, चीजों को हाईलाइट कर लो। हाईलाइट नहीं कर सकते तो एक रफ पेपर में क्या करो, नोट करो। इससे क्या होता है सर, आपके दिमाग को क्या होता है, आप एक रास्ता बताते हो कि भाई देख ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे नीचे जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से होंगे। वैसे एक टेक्निक है जो ये कहीं ना कहीं बहुत काम करती है। मैं पर्सनली स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये टेक्निक अप्लाई करना चाहिए। कभी भी ना, ध्यान दो सर मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान दो। कभी भी ना, जैसे केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इसके नीचे सर एमसीक्यूज होते हैं इसी के। कभी भी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक बार क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लो। जैसे देखो सर, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट वुड बी द टैक्स इफ एनी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। मतलब ये क्या टीडीएस की बात करने वाले हैं? यस सर। अब मैं आपको बता रहा हूं सर क्यों ये बात बोल रहा हूं। कारण है सर इसके पीछे कारण ये है सर, क्या होता है जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि सर ऊपर जो केस सिनेरियो दिया हुआ है उसमें किस चीजों से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका दिमाग क्या करता है, उन्हीं टाइप की चीजों को दिमाग कलेक्ट करना चालू करता है, उन्हीं डाटास को कलेक्ट करना चालू करता है। ये टेक्निक मेरे को लगता है ये बहुत सुटेबल है। अगर स्टूडेंट ये ट्राई करे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। आपका दिमाग स्पेसिफिकली काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा इफ एनी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, तो मेरे को एक चीज समझ आया सर, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टीडीएस की बातें होने वाली है। तो सर मेरा दिमाग ना अब पढ़ते टाइम केस सिनेरियो ये चीज ढूंढेगा कि टीडीएस की बातें कहाँ होने वाली है। आया समझ। दूसरा देखो सर, जैसे बोला व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन, मतलब ऊपर जो केस सिनेरियो उसमें हमें क्या निकलाएगा, ये कैपिटल गेन निकलाएगा। देखो उसके बाद क्या बोला, डिटरमाइन द कैपिटल गेन और लॉस, मतलब कैपिटल गेन और लॉस वाली बात है सर। अच्छा, उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या और निकला होने वाले हैं, ये टोटल इनकम भी हमसे कंप्यूट कराने वाले हैं। उसके बाद देखो सर, हमसे ये भी पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल डिडक्शन अवेलेबल अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू मिस्टर सक्शर। जो टोटल डिडक्शन पूछ रहे हैं सर हमसे इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। अब टोटल डिडक्शन वर्ड की बात हो रही है, तो सर यहां पर कहीं ना कहीं सेक्शन 80 वाली बातें होना चालू हो जाएगी सर, डिडक्शंस वाली कुछ बातें होना चालू हो जाएगी। तो ये क्या होता है, हमारा दिमाग ना एक बार चीजें क्लियर कर लिया कि इस क्वेश्चन में ऊपर केस सिनेरियो में हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। अब जब मैं केस सिनेरियो पढ़ूंगा ना, तो मैं फैक्ट और इंपॉर्टेंट चीजों को कलेक्ट आराम से कर पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई स्टूडेंट डायरेक्टली केस सिनेरियो पढ़ेगा तो कलेक्ट नहीं कर पाएगा सर, बट ये अप्रोच मेरे हिसाब से थोड़ी सी सुटेबल है, क्योंकि आप दिमाग को क्या करते हो, गाइड कर देते हो कि पहले क्या चीज सोच, किस चीजों को कलेक्ट कर, देखो किन चीजों पे ध्यान देना है, फिर आपका दिमाग उसी हिसाब से वैसे ही काम करना स्टार्ट करता है। समझ आई मेरी बात। चलो केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है सर। चलो देखो केस सिनेरियो क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है हाईटेक लिमिटेड अ रियल स्टेट डेवलपर कंपनी। ठीक है, ध्यान देना सर, रियल स्टेट वाली बातें हो रही है। एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर सक्शर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑन 25/6/2019। सर ये एग्रीमेंट एंटर किए, मतलब एक रियल स्टेट डेवलपर है, मतलब बेसिकली आप क्या बोल सकते हो सर, एक बिल्डर है। बिल्डर ने सर एक पर्सन है सक्शर, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसके साथ एक एग्रीमेंट एंटर किया। कब किया, 25 जून 2019 को। As per which Mr. Sakshar agrees to transfer a plot of land
measuring 12 acres in New Delhi to Hitech Limited। ये क्या बोल रहे हैं सर? इस एग्रीमेंट के बेसिस में ये डिसाइड हुआ है कि सक्शर ना ये बिल्डर को क्या करेगा, 12 एकड़ का लैंड अपना दे देगा। मिस्टर सक्शर परचेज सच लैंड ऑन 14/7/2017 फॉर 80,50,000। सर डेट देखो, अब देखो, अब कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर डेट्स को ध्यान नहीं देता तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि सर खास बात क्या, देखो इन्होंने परचेज कब किए, 14/7/2017 को। सक्शर ने लैंड परचेज कब किया था सर, 14/7/2017 को। और एग्रीमेंट एंटर कब कर रहे सर, 25/6/2019 को। ध्यान दो सर, अगर आपको थोड़ा सा क्लिक करें, थोड़ा सा ध्यान दो, अभी और आगे उससे गारंटीड ये चीज क्लिक करेगी, बट मैं आपको ये चीज बताऊंगा कैसे, ध्यान देना। Hitech Limited has planned to develop a high-rise society for 250 flats on such land। Oh my God! इन्होंने क्या बोला, देखो सर, ये जो सक्शर है, देखो देखो देखो, अब ऐसे सर मेरे हिसाब से चार्ट्स नोट्स बना के काम करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, इससे रिजल्ट्स बहुत प्यारे आते हैं, कभी दिक्कत नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। मैं तो बोलता हूँ एग्जाम में भी आप ऐसा कर लो, रफ वर्क सर, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आप अपने ओन वर्ड्स पे कर लो, पर इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो सर, सिंपल सी बात है, पहले तो सर एक मिस्टर सक्शर था एस, सर ये किससे डील कर रहा है, हाईटेक वालों से डील कर रहा है। ये हाईटेक कौन है सर, ये बिल्डर्स है, ठीक है, याद रखना, ये हाईटेक कौन है सर, बिल्डर्स है, बी मतलब बिल्डर्स ना, कंफ्यूज मत हो जाना, पता चला बी मतलब ही भूल गए सर, ये बिल्डर, हाईटेक वाले कौन है, बिल्डर है। एक सक्शर था, सक्शर एक पर्सन है जो अपना 12 एकर्स, ठीक है, 12 एकर्स के लैंड को ट्रांसफर कर रहा है हाईटेक वालों को, और हाईटेक वाले बोल रहे हैं सर हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये देखो, ये बोल रहे हैं सर हम 250 फ्लैट्स बनाने वाले हैं सर उस लैंड पे, एक नंबर, ठीक है। देखो आगे क्या दिया हुआ है, इन कंसिडरेशन, मतलब जो तुम हमें लैंड दोगे उसका कंसिडरेशन हम क्या देंगे, हाईटेक लिमिटेड पेड अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ 1 करोड़। इन्होंने क्या बोला सर, हम आपको कंसिडरेशन कितना दे देंगे, 1 करोड़ टू मिस्टर सक्शर ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन आप एग्रीमेंट एंटर करोगे तो सर हमारी एग्रीमेंट की डेट क्या है, 26 जून 2019। तो सर ये देखो, अब ऐसे मैं लिख लेता हूं, लिखने से क्या होता है, चीजें क्लियर होगी सर। एग्रीमेंट कब हुआ है सर, 26 जून 2019, ठीक है, 26 जून 2019, ये मैंने डेट लिख लिया, सॉरी 25 है, ये 25 जून, सॉरी ये डेट गलत लिख दिया मैंने, ध्यान दो, 25 जून 2019, ठीक है, ये डेट ऑफ एग्रीमेंट है। देखो सर, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन इन्होंने बोला सर हम आपको कितना दे देंगे, 1 करोड़ रुपए दे देंगे, एंड वुड प्रोवाइड 3 फ्लैट्स इन द सोसाइटी टू हिम एज फाइनल सेटलमेंट। अब अगर एक बात ध्यान दो, और अब अगर आपको एक बात समझ आ रही है तो सर याद करो, हम कैपिटल गेन में एक पढ़ के आए थे सर, एक सेक्शन पढ़ के आए थे, मैं आपको याद दिलाता हूँ सर। सेक्शन हुआ करता था सर, हमारा सेक्शन था 45, याद आ रहा है, सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A, ये हम सेक्शन पढ़ते थे सर। ये सेक्शन काय का होता था सर, ये सेक्शन होता था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का। काय का होता था सर, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का सेक्शन हुआ करता था सर। इस सेक्शन में हम क्या बात करते थे सर, इस सेक्शन में हम ये बात करते थे, याद करो जब मैं रेगुलर क्लास में इसको पढ़ाता था तो रेगुलर क्लास में मैं इसको ऐसे बोलता था, एक पर्सन था जिसका घर बहुत पॉश एरिया में था पर बहुत पुराना था, 50-60 साल पुराना था। बिल्डर की उस पर नजर गई, बिल्डर बोला सुन यार तेरा घर तो बहुत पुराना हो गया, सुन तू ये जगह मुझे दे दे, मैं तेरे को नया घर भी बना के दूंगा और इस जगह को मैं ओन करूंगा। तो सामने वाला पर्सन बोलता था सुन मैं तेरे को अगर ये जगह दे रहा हूं तो उसके बदले तू मुझे क्या क्या देगा। तो बिल्डर बोलता था सुन मैं तेरे को कैश भी दूंगा और तेरे को सुन 6th फ्लोर तक, इसमें मैं 6 फ्लोर बनाऊंगा और जो 6th फ्लोर रहेगा वो तेरा रहेगा। क्लास में इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता था, इसको बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जनरली ये मेट्रोज में बहुत फेमस होता है क्योंकि सर मान लो पॉश एरिया है और पॉश एरिया में किसी का एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर है या बहुत पुराना टाइप का घर है, तो बिल्डर्स क्या करते थे, बिल्डर्स बोलते थे कि उस एरिया की जो आन बान शान है, जो बेस्ट है वो एरिया जिस चीज के लिए, अब वो एक छोटा सा पुराना घर उस एरिया की शान को खराब कर रहा है, तो बिल्डर बोलता था क्यों ना मैं इस पुराने घर को खरीद लूं या पुराने घर के मालिक को बोलूं कि मैं वहां पर उसको एक एरिया पे घर दे दूंगा, वहीं पर घर दे दूंगा उसको, मैं 6th फ्लोर तक बनाऊंगा और 6th फ्लोर में उसको दे दूंगा मैं, ताकि सर वो पॉश एरिया में और घर बना के मैं पैसे कमा लूं। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बिल्डर थोड़ा लालची होता था सर, ये मैं आपको क्लासेस में बताया करता था। ये वही सेक्शन की बात कर रहे हैं सर, सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 पे होता था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट।
क्लिक किया तो सर देखो इन्होंने कंसिडरेशन में क्या क्या बोला, ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। देखो अपन चीजें लिखते हैं, इन्होंने बोला सर जो कंसिडरेशन होगा, ध्यान दो, इन्होंने क्या बोला, कंसिडरेशन बोला सर 1 लाख होगा, रुपीज 1 लाख, सॉरी 1 करोड़, सॉरी सर इन्होंने बोला 1 करोड़ रुपीज जो होगा वो होगा कैश, ठीक है। इन्होंने बोला सर वो हम कैश में दे देंगे, और बोला सर जो बचा हुआ है और प्लस प्लस कंसिडरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, और हम 3 फ्लैट्स दे देंगे। तो क्या क्या देने की बात हो गई सर, 1 करोड़ कैश देने की बात हो गई है, 1 करोड़ का कैश देने की बात हो गई है, प्लस 3 फ्लैट। जबरदस्त सर, एक नंबर। समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है, एकदम सिंपल समझो सर। इनके बीच में प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, ये तरीका होता है समझने का। सर इनके बीच में पहले तो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट इस डेट पे हुआ 25 जून को सर 2019 को एग्रीमेंट हुआ। सर एस ने अपना बिल्डर को 12 एकड़ का लैंड ट्रांसफर किया, उसके बदले उसे 1 करोड़ रुपीस कंसिडरेशन मिला, प्लस 3 फ्लैट्स भी मिले सर। अच्छा, एस ने जो ये लैंड खरीदा था, ठीक है, ध्यान देना सर, एस ने भी तो लैंड खरीदा सर। एस ने जब लैंड खरीदा था तो लैंड कब खरीदा था, देखो इसकी भी डेट हमें दी हुई थी सर, 14/7/2017 को फॉर 80,50,000, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं सर 14/7/2017 को कितने में खरीदा था सर, लैंड खरीदा था ₹80,50,000 में खरीदा था। समझ आया। तो सर ये इसकी परचेज प्राइस है, ठीक है, ये इसकी परचेज प्राइस है लैंड की, और ये इसको कंसिडरेशन मिल रहा है किससे, बिल्डर से। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते सर, अभी तो आधा हुआ है क्वेश्चन, आगे बढ़ते। ये मैं आपको कलेक्ट करके बता रहा हूं कैसे कलेक्ट करते हैं। अब देखो नीचे पढ़ा हुआ होने का फायदा क्या है, क्वेश्चन हमने पढ़ा था नीचे क्या चीज है सर, कैपिटल गेन वाली बातें आएंगी, देख लो आ गई कैपिटल गेन वाली बातें। आगे देखो, द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सोसाइटी was issued by the authority as on 10/8/2021। सर क्या इसका फर्क पड़ता है, हाँ सर बहुत फर्क पड़ता है। हम पढ़ के आए थे सर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में सर जब टैक्सेशन की बात आती है तो टैक्स तो तभी लगेगा सर जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा सर। जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता आप चाहो तो कैपिटल गेन निकाल के रख लो, पर गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली बात आती ही नहीं है, ध्यान रखना। तो सर इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां पर इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ध्यान दो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना, ठीक है, ध्यान दो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला, 10/8/2021 को। सर इस डेट का रिलेवेंस है क्योंकि सर टैक्सेबिलिटी कब आएगी सर, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो क्या टैक्सेबिलिटी की बात थी, नो सर टैक्सेबिलिटी की बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। ऑन सर डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट इन द सोसाइटी वॉज, देखो 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 देखो, ये आपको इसी डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे रहे हैं सर। कितनी वैल्यू दे रहे हैं आपको, ये 2,51,00,000। देखो सर ये आपको वैल्यू दे रहे हैं सर 2.51 करोड़, 2,51,00,000 इसकी वैल्यू भी दे रहे हैं सर, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सब्सिक्वेंटली ऑन 31/8/2021 मिस्टर संस्कार सोल्ड 2 फ्लैट्स। भाई को कितने फ्लैट मिले थे, 3 फ्लैट बिल्डर से मिले थे। इसने क्या किया, 3 में से 2 फ्लैट को बेच दिया। ध्यान दो सर, 3 में से 2 फ्लैट को क्या किया, बेच दिया। इन द सोसाइटी टू मिस्टर केल्विन, मिस्टर केविन को क्या ये 2 फ्लैट बेच दिया, यस सर, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2,70,00,000 ईच। ध्यान रखना सर, while the stamp duty value of each flat on such date was, oh my god सर देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2,98,00,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है। अब ध्यान दो सर, ये बंदा जो था ये बहुत चालू निकला, ये क्या किया, इसको मिला कितना था, 3 फ्लैट। इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने, ध्यान देना सर, इसको यहां से हटाते हैं अपन, और ध्यान देना, पूरा ध्यान मेरे तरफ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है आपका, ध्यान दो। ये बंदे ने सर, अरे ध्यान दो, ये बंदे ने, केविन करके एक पर्सन था, उसको ना 2 फ्लैट बेच दिए,
और 2 फ्लैट जो बेचा ना सर, कितने में बेचा ध्यान देना सर, सेल किया है 2.70 करोड़ ईच, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी सर, 2.98 करोड़ ईच। अब देखो बड़ी जबरदस्त बात है सर, देखो देखो देखो, ये देखो, ये रहा सर, सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ 70 लाख, पर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब अपन देखने गए तो कितनी हो गई, 2 करोड़ 98 लाख। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर केल्विन हैज अर्नड अ सैलरी इनकम ऑफ 30,50,000। भाई लो भाई, ये क्या केविन की अपन को सैलरी इनकम भी बताया सर, 30,50,000, ठीक है। केविन की अपन को सैलरी इनकम भी पता चल गई। आगे देखो सर, आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ लैंड, अब जो सेल किया लैंड तो इसको पैसा मिला सर। आगे बहुत सारी चीजें, अभी बहुत मजा आएगा, ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, एक खास बात मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक तो अपन ने सेक्शन ये समझ लिया, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला है तो सेक्शन 45 एक ही कहानी हो गई। दूसरा सर ध्यान दो, जब मिस्टर एस ने केविन को बेचा, क्या 2 फ्लैट बेचा? यस सर। तब सर क्या ये फ्लैट जब बेचता है तो सेक्शन 50C वाली कहानी चालू हो जाती है? यस सर, सेक्शन 50C वाली कहानी चालू हो जाती है। और जब सेक्शन 50C वाली कहानी चालू हो जाती है तो सर हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है सर। हमें ये बात ध्यान रखना पड़ता है कि सर जब सेल वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसको हम कंपेयर करते हैं, इसमें सर 10% का जो डिफरेंस है वो अलाउड है। तो अपन क्या करके देखते हैं सर, मेरी टेक्निक ये होती थी सर, ये मेरी टेक्निक होती थी जब मैं क्लासेस में पढ़ाता था। तो ये टेक्निक मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को बहुत सुटेबल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। जो भी आपका सेल कंसिडरेशन होता है, आप क्या करा करो, उसमें 10% ऐड किया करो और ऐड करके वैल्यू देखा करो। देखो मैं आपको लिख के बताता हूं सर, जैसे इसकी है सर 2.70 करोड़ सेल कंसिडरेशन, इसी में अपन 10% ऐड करते हैं। चलो इसी में अपन 10% ऐड करते हैं, तो 2.70 प्लस 0.27 तो ये आ गया 2.97। सर इसमें अगर आप 10% ऐड करोगे तो ये आ जाता है सर 2.97। समझ आया? अब आपको क्या करना चाहिए, सेल कंसिडरेशन में आपने 10% ऐड करके चेक किया सर। अब आप ये चेक करो, क्या आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या ये इसके बीच में फॉल कर रही है? सर क्या इस वैल्यू के बीच में ये फॉल करती है? नहीं करती। अगर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में फॉल नहीं करती है तो सर जो हमारा सेल कंसिडरेशन हम लेंगे ना सर, कैपिटल गेन निकालते के टाइम, तो वो हम लेंगे सर 2.98 करोड़। कितना लेंगे? 2.98 करोड़। समझ आया कैसे? सर ये निंजा टेक्निक है, बड़ी जबरदस्त है। आपको क्या करना चाहिए, सेल कंसिडरेशन लिखना चाहिए, उसमें 10% ऐड करो, ऐड करके चेक करो क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसके बीच में आ रही है तो बढ़िया बात। अगर ये इसके बीच में, एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो, एग्जाम के लिए पूरा क्लियर करो। मेरे को क्या पता एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अगर कुछ वैल्यूज चेंज किया तो आपको क्लिक तो करना चाहिए सर। मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में, ध्यान दो सर, अगर ये 2.98 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देता और मान लो अगर ये 2.60 दे देता, तो सर उस केस में आप क्या करते? सर अगर 2.60 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे देता तो फिर हम सेल कंसिडरेशन 2.70 को ही ले लेते। पर सर मान लो अगर ये 2.80 दे देता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो फिर हम क्या करते हैं सर, सेल कंसिडरेशन 2.70 को ही लेते। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2.80 इन दोनों वैल्यू के बीच में आ रहा है, इसीलिए हम सेल कंसिडरेशन को ही मान लेते। सर ये मैंने आपसे एक बार 50C आपको रिवाइज भी करा दिया ताकि सर आपको ध्यान रहे, क्लिक करे, ठीक है। नहीं तो कई बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज रहता है कि सर इधर उधर और वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा। समझ आया? बट अब अपन इस क्वेश्चन में रिटर्न करते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले तो सर हमारा देखो सेल वैल्यू इतना था, इसमें हमने 10% ऐड किया तो ये 10% इतना है। मैक्सिमम इतने तक का क्वेश्चन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में फॉल कर गई तो सरकार बोलती है तुम सेल कंसिडरेशन ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इसके बीच में फॉल नहीं करी तो फिर सरकार बोलती है जो सेल कंसिडरेशन होगा वो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी। समझ आया? आगे बढ़ते सर, आगे आओ, देखो क्या दिया हुआ है। आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव, देखो आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ लैंड, इसने लैंड बेचा, लैंड बेच के पास पैसे आए। मिस्टर Sakshar has purchased a house on 8/9/2021 for a consideration of 47 lakh, okay, and occupied for own residence. ठीक है भैया। Mr. Sakshar has taken a loan of 35 lakh, 80% of the stamp duty value. लो भाई, ये बोल रहे हैं इसने लोन लिया, ध्यान दो,
ये जो सक्षर बंदा है, ध्यान देना सर, ये जो बंदा है इसने लोन भी लिया, और लोन जो लिया वो है 35 लाख का लिया सर। ध्यान देना सर, लोन 35 लाख का लिया है, और ये जो 35 लाख है ना सर, ये 80% ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। तो सर क्या हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर, 35 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ये क्लियर हुआ? तो सर इसको अगर अपन करते तो ये कितना आ जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 43.75। ये हमारी क्या आ गई? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अब आप समझो सर, क्वेश्चन में समझो, याद करो जब मैं आपको नीचे पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था सर वो कहीं ना कहीं डिडक्शन भी हमसे पूछना चाहता है। देखो सर वो स्मार्ट है, आपसे डिडक्शन पूछ रहा है सर यहाँ पर। और डिडक्शन कौन से सेक्शन की पता है आपको? ये डिडक्शन आपसे प्यार से पूछना चाह रहे हैं सर 80EEA। सर कैसे? अपन पढ़ के आए सर, सेक्शन की डिडक्शन थी 80 सर, 80 सेक्शन की डिडक्शन थी 80EEA, जहां पर अपन को क्या मिल जाता था सर? इंटरेस्ट मिल जाता था सर, IHP का इंटरेस्ट 1.5 लाख का इंटरेस्ट मिल जाता था सर। ये वही आपसे कंप्यूट कराना चाह रहे हैं सर, वही क्लेम करवाना चाह रहे हैं आपसे 80EEA। ये फायदा होता है सर, इसीलिए बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन पढ़ लो ना तो आपके दिमाग में चलता रहता है, अच्छा मतलब इस केस सिनेरियो में कहीं हमें डिडक्शन भी सोचना है। देखो सोचने का फायदा मिलता है आपको, ठीक है? ध्यान दो, from SBI for the purchase of house which was sanctioned and disbursed at the rate of interest of 12% on 1/7/2021। तो ध्यान रखना सर, लोन का इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो पूरे साल का मत निकाल लेना, ठीक है? हमें पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं निकालना है। He does not own any other residential house on the date of sanction of loan. Mr. Kevin and Sanskar do not opt for section 115 BAC। ठीक है, 115 BAC के लिए ऑप्ट भी नहीं करते। ये समझ आया? CII आपको दिया हुआ है, कैपिटल गेन वगैरह अपन को निकालना है। ये मैंने आपको पूरा केस सिनेरियो पढ़ के समझाया। अब अपन क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करते रहेंगे और उसका कंपटीशन करते रहेंगे। कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? फोकस करो, ध्यान दो और क्वेश्चन बनाते, ठीक है? चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन बनाना आराम से स्टार्ट करते हैं, अब हमारा दिमाग फास्ट दौड़ेगा, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन देखो। तो देखो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, What would be the tax, if any, required to be deducted by Hi-Tech Limited in respect of an agreement entered into with Mr. Saskar? देखो सिंपल सी बात है सर, अपन एक सेक्शन पढ़ के आए थे, अपन टीडीएस में एक सेक्शन पढ़े थे सर 194 IC। सर ये काय के लिए होता था? 194 IC होता था सर, जब भी कभी कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता था उस केस में जो कंसिडरेशन पे किया जाता था, जो बिल्डर कंसिडरेशन पे करता था, उसमें टीडीएस हुआ करता था सर 10% के हिसाब से। वेरी सिंपल। और अगर आप पेन नंबर ना दो तो 20% हुआ करता था। ये वही सेक्शन यहाँ पर टीडीएस का अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सर बिल्डर ने पे किया संस्कार को, कितना पैसा पे किया? 1 करोड़ रुपीस पे किया सर कंसिडरेशन में। तो 1 करोड़ का 10% अपन जब निकालेंगे तो 1 करोड़ का 10% कितना होगा सर? 10 लाख। सिंपल, समझ आया? पहला आंसर बहुत सिंपल, पहला तो बहुत सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। दूसरा देखो, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन? ये बोल रहे सर कैपिटल गेन क्या होगा? इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर संस्कार इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद हाईटेक लिमिटेड। सर जो संस्कार और बिल्डर के बीच की बात चली, उस बीच की बात में कैपिटल गेन कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से निकालते सर। ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दो, पूरा फोकस मेरे तरफ। देखो एग्रीमेंट कब एंटर किया इन्होंने? 25/6/2019 को, ठीक है? सिंपल है सर। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला सर? 10/8/2021 को। अब स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब अपन इसकी टैक्सेबिलिटी निकालने जाएंगे तो सर इसके लिए टैक्सेबिलिटी के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा देखा जाएगा? प्रीवियस ईयर वो देखा जाता है सर जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, उस प्रीवियस ईयर पे टैक्सेबिलिटी आती है। तो सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला है? 10/8/2021 को। तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21/22। पहले तो प्रीवियस ईयर समझो सर, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें आप देखो सर ऑप्शंस में प्रीवियस ईयर के साथ खेला है सर। तो पहले तो हमें प्रीवियस ईयर पता होना चाहिए, कौन सा प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। जब भी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी कब आती है सर? कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले दिन। तो सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब हुआ सर? 10/8/2021 को। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 21/22। ये सिंपल क्लियर। अब अपन क्या करते हैं? सिंपल है सर, सबसे पहले लिखते हैं सेल कंसिडरेशन। अब जब सेल कंसिडरेशन की बात हुई तो बड़ा मजेदार कहानी है सर, ध्यान दो, क्योंकि यहां पर 1 करोड़ रुपए कैश है और 3 फ्लैट है। 1 करोड़ रुपए कैश तो कोई भी स्टूडेंट सर समझ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप 1 लिख लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है।
पर बात ये कि सर 3 फ्लैट है और 3 फ्लैट है तो उसकी वैल्यू क्या देखी जाए। सर देखो 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 ध्यान देना सर, द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ सोसाइटी वाज इशूड बाय द अथॉरिटी एज ऑन 10/8/2021 ऑन सच डेट, मतलब 10/8/2021 को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट इन द सोसाइटी वाज 2,51,000। तो सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी आ गई सर हमारी 2,51,00,000 हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आ गई एक फ्लैट की। तो सर ध्यान दो, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2,51,00,000 एक घर की है तो सर हमें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसको 3 फ्लैट मिले। तो सर मल्टीप्लाई करके देखते हैं सर, देखो 2.51 इंटू 3 प्लस 1 ये आ जाएगा सर 8.53। ये कितना आ जाएगा सर 8.53 करोड़। ये क्या रह गया हमारा सेल कंसीडरेशन। अब माइनस करेंगे सर हम इसमें कॉस्ट, और कॉस्ट में हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा इंडेक्सेशन होगा नहीं होगा। ध्यान दो सर, ध्यान दो ध्यान दो। अब इस बंदे की कॉस्ट कितनी है, देखो कहां गई इसकी कॉस्ट, ये देखो सर इसकी कॉस्ट है 80,50,000। अब जब हम इंडेक्सेशन करना हो नहीं करना हो ये डिसाइड करने बैठे तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा सर, हमें देखना पड़ेगा पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक देखेंगे सर, हम तब से देखेंगे सर जब से ये परचेज किया तब से लेके सर डेट ऑफ एग्रीमेंट तक। सर आप डेट ऑफ एग्रीमेंट तक देखोगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक नहीं देखोगे। नहीं सर, जिस दिन एग्रीमेंट होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में, जिस दिन एग्रीमेंट होता है उस दिन क्या मान लिया जाता है ट्रांसफर हो गया। तो सर ये जो डेट है ना सर, ये डेट एग्रीमेंट वाले दिन, इस दिन मान लिया गया है कि ट्रांसफर हो गया। तो सर कब से एसेट हमारे पास थी, देखो सर 14/7/2021 से एसेट हमारे पास थी, तब से लेके 25/6/2019 तक। सर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 24 मंथ से कम आएगा। और अगर ये 24 मंथ से कम आएगा तो क्या ये शॉर्ट टर्म है? यस सर। और अगर शॉर्ट टर्म है तो क्या इंडेक्सेशन वाली बातें हैं? नहीं सर, इंडेक्सेशन वाली बात तो नहीं आएगी। समझ आया? सिंपल है, सिंपल, इंडेक्सेशन वाली बात आएगी नहीं। तो सर हम क्या करेंगे, सिंपल है सर, सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख लेंगे सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी कितनी थी फ्लैट की, देखो सर 80,50,000, तो 80,50,000 कर लेते सर, ध्यान दो, इज इक्वल टू 80 लाख, ठीक है, 50,000। अब इसको अपन माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 2.805, तो ये आ जाएगा सर 7.725 करोड़। ये समझ आया? ये आ गया आपका कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन समझ आया? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलो सर अब आंसर देखते हैं, आ जाओ, ये रहा, ये देखो सर सी वाला ऑप्शन। एक तो प्रीवियस ईयर 21-22 ये मैच कर गया, प्लस सर देखो जो हमने कैपिटल गेन निकाला वो भी मैच कर गया। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं सर, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो सर। डिटरमाइन द कैपिटल गेन और लॉस इन द हैंड्स ऑफ संस्कार इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ 2 फ्लैट। क्या इस बंदे ने 2 फ्लैट बेचा था? यस सर, इसने केविन को 2 फ्लैट बेचा था, और 2 फ्लैट जब बेचा था तभी तो हमने सर सेक्शन 50C अप्लाई भी कर दिया था, तभी तो हमने क्या 50C भी अप्लाई किया था। यस सर। अब जब ये 2 फ्लैट बेचा है तो ध्यान देना सर, 2 फ्लैट बेचने के टाइम ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी मैंने आपको बताया था सर, ये देखो इसने केविन को 50C के लिए सर 2 फ्लैट बेचा है, देखो सर 2 फ्लैट, इसकी सेल वैल्यू, सेल कंसीडरेशन अपन कितना मानेंगे सर 2.98, मैंने आपको बताया था सर 2.98 क्या मान लेंगे सेल कंसीडरेशन। चलो सर निकालते हैं। अब यहाँ पर संस्कार का अपन क्या निकाल रहे सर, मिस्टर संस्कार, इसका अपन कैपिटल गेन निकालने बैठे। तो इसने बेचा केविन को, केविन को जब इसने सेल किया, किसको बेचा? केविन को। तो सर सेल कंसीडरेशन लिख लेंगे सर अपन, सेल कंसीडरेशन कितनी आ जाएगी 2.98 इंटू 2, यह आ जाएगा सर 5.96 करोड़, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है सर, आप अगर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A की लैंग्वेज पढ़ोगे तो इन्होंने बोला था सर कि जितना भी आपको कंसीडरेशन रिसीव हुआ है, ध्यान देना सर, जितना भी आपको कंसीडरेशन रिसीव हुआ है, और हमें कंसीडरेशन कितना मिला है, ध्यान दो, हमें कंसीडरेशन मिला है 1 करोड़ और 3 फ्लैट्स की वैल्यू, 3 फ्लैट्स की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं सर, क्योंकि हमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है। देखो क्वेश्चन में हमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो दी हुई है एच फ्लैट की, तो 2.51 इंटू 3 करेंगे प्लस 1 करोड़ कर लेंगे तो हमारी टोटल आ जाएगी वैल्यू। मतलब बेसिकली सर ये वाला जो सेल कंसीडरेशन है, क्या यही हमारी कॉस्ट होने वाली बात है? यस सर, यही हमारी कॉस्ट होने वाली बात है। बट इसने देखो एमसीक्यू में एक बात बहुत जबरदस्त बोली सर, ध्यान देना सर, determine the capital gain in the hands of Mr. Saskar in respect of the 2 flats to Mr. Kevin during the previous year 21-22
फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस एमसीक्यू, मतलब भाई तुम इसी एमसीक्यू के लिए ये बात ध्यान रखना, एज्यूमिंग दैट नो कैश कंसिडरेशन वाज पेड, तुम ये मान के चलो कि कैश कंसिडरेशन था ही नहीं, मतलब जो अभी तक अपन 1 करोड़ की कहानी बोल रहे हैं वो सिर्फ इस एमसीक्यू के लिए अपन ये मानेंगे कि 1 करोड़ की कहानी थी ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, जब 2 फ्लैट की वैल्यू लेने जाएंगे तो सर यहां पर जब अपन यहां पर इंडेक्स यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो यहां पर सर 2 इंटू 2.51 हो जाएगा सर, यहां पर 1 करोड़ वाली बात नहीं आएगी सर। ये तो 3 फ्लैट का हो गया, हमें तो कितने फ्लैट का चाहिए, 2 फ्लैट, क्योंकि 2 ही घर बेचा है, तो 2 इंटू 2.51 आएगा, समझ आया। अब बात ये आती सर क्या ये इंडेक्सेशन नहीं होगा, आप देखो सर प्लीज ध्यान देना। सब्सिक्वेंटली ऑन 38/2021 मिस्टर संस्कार सोल्ड, कब बेच दिया इसने, 30/8/2021 को बेच दिया सर, 10/8/2021 को सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला और 31 अगस्त को इसने सेल आउट कर दिया, 10 अगस्त को इसको मिला और 31 अगस्त को बेच दिया, तो सर क्या 21 डेज के अंदर बेच दिया, यस सर। तो सर ये तो शॉर्ट टर्म है, तो इंडेक्सेशन वाली कोई बात ही नहीं आने वाली है, तो सिंपल सर अपन माइनस कर लेते हैं इसको, 2 इंटू 2.51, तो ये आ जाएगा सर 5.02 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.96 से माइनस किए तो सर ये 0.94, समझ आया। ये हमारा क्या आ गया सर, कैपिटल गेन आ गया, कितना आ गया कैपिटल गेन, 0.94, क्लियर हुआ। अब देखो सर ये चीज अपन आंसर मैच करते हैं, देखो आओ नीचे, ये देखो सर ये रहा ऑप्शन 94 लाख कैपिटल गेन, क्लियर हुआ। आगे देखो सर, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर केविन, सर केविन की टोटल इनकम पूछ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो तो सर क्या हमें केविन की सैलरी दी हुई थी, यस सर, देखो आप हमें केविन की सैलरी इनकम दी हुई थी 30,50,000 की, तो सर देखो हमें केविन का क्या क्या पता है, देखो एक तो केविन का हमें पता है सर 30,50,000 की सैलरी इनकम है। अब सर एक खास बात देखो, इंस्टीट्यूट कितने प्यार से आपको घुमाती है, देखो ध्यान देना, ठीक है ध्यान देना इधर, ये जब सैलरी इनकम बोल रहे हैं तो इसमें आगे कंप्यूटेड वर्ड नहीं दिए सर, यहां पर कंप्यूटेड वर्ड अगर ऐड होता तो मैं ये मान के चलता इसमें 50,000 माइनस हो चुका है, बट कंप्यूटेड वर्ड दिया नहीं है, तो क्या हमें 50,000 माइनस करना पड़ेगा, यस सर 50,000 माइनस करना पड़ेगा, तो सर कितना आ जाएगा 30 लाख। ये समझ आया, पहली कहानी ये समझ आई, इनकम फ्रॉम सैलरी ये समझ आई, 30 लाख आ गई। पर अभी केविन के हाथ में और भी बातें हैं सर, कैसे और भी बातें हैं, ध्यान दो सर प्लीज ध्यान देना सर। संस्कार ने केविन को 2 फ्लैट दिया था जिसकी हमने सेल कंसिडरेशन को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लिया था, पर सर अगर आपको याद हो तो जहां पर सेक्शन 50C चलता है तो रिसिपिएंट के हाथ में क्या हम आईओएस को भी रिस्पेक्टिवली देखते हैं, यस सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी देखते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने ये सीख के आया था सर कि वहां पर भी 10% का क्वेश्चन है एंड 50,000, ये 2 वैल्यू एक साथ क्यूमुलेटिवली चेक करते हैं किसके हाथ में, रिसिपिएंट के हाथ में, किसके हाथ में, रिसिपिएंट के हाथ में। तो रिसिपिएंट हमारे केस में कौन है, केविन है, तो केविन के हाथ में भी क्या 10% और 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस होगा, यस सर होगा, तभी तो यहां पर हमने सेल कंसिडरेशन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया था। तो सर डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है सर 2.98 माइनस 2.70, ये आ जाएगा सर 28 लाख आ गया। अब ये जो 28 लाख है ये एक घर का है, तो सर 2 घर का कितना हो जाएगा, ये 56 लाख, समझ आया, वेरी सिंपल। तो केविन की एक और इनकम हमें पता चली सर, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी, एक तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, दूसरा सर आईओएस में टैक्सेबल है वो है 56 लाख, ठीक है, आईओएस में टैक्सेबल है 56 लाख, तो ये टोटल कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 86 लाख, ठीक है, ये 86 लाख किसकी इनकम आ गई सर, केविन की इनकम 86 लाख। देखो सर नीचे क्वेश्चन में देखो, ये देखो 86 लाख केविन की इनकम, टोटल इनकम आ गई केविन की। अब आगे देखो सर, व्हाट विल बी द टोटल डिडक्शन अंडर अवेलेबल अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू संस्कार टू द फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। अब देखो मेरी कहानी और मेरी बात ध्यान से सुनना सर, इंटरेस्ट ऑन लोन की जब बात हो तो ऊपर आओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है पहले ये देख लेते हैं। देखो सर इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले तो 35 लाख का लोन लिया, उसमें 12% का इंटरेस्ट फ्रॉम 1/7/2021, तो सर 35 लाख का लोन
ठीक है, उसमें भी 12% इंटरेस्ट इनटू सर 1/7/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक कितना टाइम पीरियड होता है सर? अप्रैल में हटा दो, जून हटा दो, तो सर ये होता है 9 मंथ्स। तो अब अपन इसमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 35 लाख इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा सर 3,15,000। ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये समझ आया? संस्कार ने लोन लिया था परचेस करने के लिए घर, तो सर क्या ये टोटल इंटरेस्ट आ गया? यस सर, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक, इसने परचेस भी तो किया ना सर। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ द सेल ऑफ लैंड मिस्टर संस्कार हैज परचेज्ड अ हाउस फॉर ओन रेसिडेंस, खुद के घर में खुद के रहने के लिए। अब एक बात समझो, पूरा ध्यान मेरे तरफ सर। कोई आदमी अगर खुद के घर में रहे, मतलब कोई घर खरीदा है जहां पर वो खुद रहना चाहता है, तो सर क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिल जाता है सर? यस सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट है तो वहां क्या इंटरेस्ट की लिमिट होती है सर? यस सर, इंटरेस्ट की लिमिट होती है 2 लाख रुपीज मैक्सिमम। तो सर यहां पर 3,50,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। पर ये जब आईएचपी की बात आएगी तो आईएचपी में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी कितना क्लेम कर पाएगा सर? 2 लाख का इंटरेस्ट क्लेम कर पाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर अभी भी तो 1,15,000 का इंटरेस्ट बचा हुआ है। इसी के लिए तो वो चेक करने के लिए आपको ये चीज दिया था 80% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो मैंने आपको समझाया सर यहाँ पर कि सर यहाँ पर कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाता है? 80EE मैंने आपको यही तो समझाया सर। यहाँ पर ये देखो, ये जो इंटरेस्ट की बात यहाँ पर, अच्छा मैं लिख के मिटा दिया था ना। ठीक 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 ठीक। तो सर यहाँ पर जो इंटरेस्ट 1,15,000 का बच जाएगा, इस पे ये क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे? 80EE में इंटरेस्ट दिलवाना चाह रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 80% बता दिया, लोन लिया है, आपसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंप्यूट करवा रहे हैं, और उसके बाद ये बोल रहे हैं सर कि बचा हुआ जो इंटरेस्ट है 80EE में हमें 1,50,000 का इंटरेस्ट मिल जाता है। समझ आया? तो देखो सर नीचे क्या बोल रहे हैं इन्होंने, What would be the total deduction available under the relevant provision in respect of interest on loan? सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हमें पूरा 3,15,000 का मिल जाएगा डिडक्शन? यस सर। 2 लाख का मिल जाएगा सर कहां पर? आईएचपी में 24 सबसेक्शन बी में, और सर एक मिल जाएगा 80EE में। कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा सर? 1.5 लाख तक की लिमिट है, बट हमारे पास तो 1.15 ही है। समझ आया? इतने का पूरा मिल जाएगा। समझ आया? ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर लिख के समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो सर 6th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना सर 6th क्वेश्चन में। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं देखना, मिस्टर राज एज 65 ईयर्स। ध्यान देना सर, एज बहुत मैटर करती है। एज 65 ईयर्स, इज अ सैलरीड पर्सन, he has taken an LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिखा है सर ऑन हिज मेजर सन नेम ऑन 1/11/2014। सर 1 नवंबर 2014 को इसने अपने मेजर सन के नाम से LIC ली हुई है। सर अगर आपको याद आए तो सर अपन डिडक्शन पढ़ते थे और डिडक्शन में ATC पढ़ते थे। जब ATC की डिडक्शन पढ़ते थे तो सर इंडिविजुअल के नाम पे मिल जाती थी, स्पाउस के नाम पे, और सर बच्चों के नाम पे। क्या ये तीनों के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हमें डिडक्शन मिल जाती है? यस सर। अब सर यहां पर क्या है, मेजर और माइनर बोला हुआ है। सर यहां पर डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर क्या हमें बच्चों के नाम पे LIC में डिडक्शन मिल जाती थी? यस सर, ATC में डिडक्शन मिल जाती। पर याद रखना सर ATC की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होती थी? याद रखो 1,50,000। द सम एश्योर्ड ऑफ LIP इज 16 लाख एंड द प्रीमियम पेबल इज 1,70,000। ओ माई गॉड, देखो सर प्रीमियम कितना है? 1,70,000। और सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कितना का है सर? 16 लाख। हम पढ़ के आए थे सर, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/2014 के पहले की होगी तो सर सम एश्योर्ड का 20% प्रीमियम हमें मिल जाता था। पर अगर 1/4/2014 के बाद की होगी तो सर हमें जितना भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जितने की भी सम एश्योर्ड है, उसका सिर्फ कितना मिलता है सर? 10%। याद है ना? और डिसेबिलिटी वाला केस रहता था 15%। ध्यान दो। He has also taken a medical policy of 10 lakh for self and his wife on 1/11/2021। सर उसने मेडिकल पॉलिसी भी ली है। मेडिकल पॉलिसी का सेक्शन क्या है? 80D। LIC का क्या है सर? 80C में डिडक्शन है। मेडिकल पॉलिसी जाएगा 80D में। एंड सेल्फ एंड हिज वाइफ, क्या दोनों का मिल जाता है? यस सर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। द मेडिकल पॉलिसी इज वैलिड फॉर 5 years। ध्यान रखना सर,
He has paid one time premium of 1,80,000। सर वन टाइम प्रीमियम पे किया इन्होंने, कितने का? 1,80,000 का। देखो सर, अब ध्यान देना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। पहले अपन LIC की बात करते हैं सर। LIC में सर सम एश्योर्ड कितना था सर? 16 लाख। इसने कितना डाला है सर? 1,70,000। सर हमें 16 लाख का कितना मिलेगा? 10%। 10% मतलब कितना मिलेगा सर? 1,60,000। पर अगर आपको याद हो तो ATC की ओवरऑल लिमिट क्या आती थी सर? 1,50,000। 1,50,000 से ज्यादा क्या हमें मिल सकता है? नहीं सर। तो हमारी ATC में फाइनल डिडक्शन कितनी आएगी? मैक्सिमम 1,50,000। ये क्लियर हुआ? वेरी सिंपल। अब ATD में जब बात आती है तो ATD में सर ध्यान दो, इसने जो मेडिकल पॉलिसी ली है, ध्यान देना सर, इसने जो मेडिकल पॉलिसी ली है फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ, कब लिया सर? 1/11/2021 को। ध्यान दो सर, 1/11/2021 के लिए तब पॉलिसी ली है सर, और तब से वैलिडिटी इसकी कितनी है सर? 5 इयर्स की वैलिडिटी है। ध्यान देना सर, तो 5 इयर्स मतलब कब तक होगा सर? ये 31 अक्टूबर 2026। क्या ये 5 इयर्स हो जाएंगे? यस सर। इन 5 इयर्स की पॉलिसी का उसने वन टाइम प्रीमियम पे किया है। कितना प्रीमियम पे किया है सर? इसने प्रीमियम पे किया 1,80,000। तो ध्यान दो सर, इसने पे किया 1,80,000। अब हम सर मेडिकल के केस में हम क्या करते थे? जिस साल की पॉलिसी है, ध्यान देना सर, जिस साल पॉलिसी ली गई है और सर जिस साल एंड हो रही है, हम उन कंप्लीटेड ईयर में उसकी डिडक्शन लेते थे। जैसे सर ये 1/11/2021 है, तो सर क्या हमें 21 और 22 में पूरी डिडक्शन मिल जाएगी? यस सर। फिर क्या 22 23 में मिल जाएगी? यस सर। 23 24 में मिल जाएगी? यस सर। 24 25 में? यस सर। 25 26 में भी मिल जाएगी? यस सर। 25 26 में भी मिल जाएगी। आप समझो, आप ध्यान दो, अगर आप नोटिस करो तो यही तो हुआ है सर। प्लीज ध्यान दो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ठीक है, तो 1/11/2021 से कहानी चालू हुई है सर। तो सर 1/11/2021 से तो 21 22 22 23 23 24 25 26 25 26 सर क्या हमें ये पॉलिसी का पैसा पूरा मिल जाएगा? यस सर। अब 5 साल की बात थी, ये इन्होंने सर 5 इयर्स की बात थी, मेडिकल पॉलिसी वैलिड फॉर 5 इयर्स है, बट इन्होंने वन टाइम प्रीमियम पे किया है। कितने का? 1,80,000 का। तो देखो ध्यान देना सर, ध्यान देना सर, हमें तो 26 तक जाना है, हमें तो 26 तक जाना है। तो सर क्या 26 27 में भी डिडक्शन मिल जाएगी? यस सर, क्योंकि 5 साल तो यहां तक कंप्लीट हो रहा है सर, 5 साल तो यहां तक कंप्लीट होगा। तो सर 1,80,000 अपन इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30,000। कितना आ गया सर? मेडिकल का आ गया 30,000। अब सर इस बंदे की जो एज है, देखो सर, मिस्टर राज की एज कितनी है सर? 65 इयर्स। तो सर क्या इसको 30,000 का मेडिकल मिल जाएगा? यस सर, हम पढ़ के आए हैं, अगर आपकी एज 60 प्लस हो जाए तो क्या हमें 50,000 की लिमिट मिलती है? यस सर। यहाँ तो हमें 80D में आराम से 30,000 की लिमिट मिल जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 1,80,000। समझ आया? वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। आपको बस ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है स्टूडेंट इसमें गलती कर सकते हैं, इसीलिए सर ये RTP का क्वेश्चन एक बार देख के जाना, नहीं तो गलती होने के स्कोप है। समझ आया? आगे बढ़ते सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहे हैं। मिस्टर करण कंप्लीटेड हिज MBA इन अप्रैल 2021 एंड ज्वाइंड XYZ लिमिटेड फ्रॉम 1/5/2021। सर ध्यान दो, कब ज्वाइन किया भाई ने? 1/5/2021 को। सर 1/5/2021 को। तो सर ये अप्रैल में तो ज्वाइन नहीं किया है, तो सर प्रैक्टिकली कितने मंथ्स काम किया है? 11 मंथ्स ही काम किया होगा। इस बेसिक सैलरी दिया हुआ सर 2,25,000। ही हैज पेड 12% ऑफ द DA एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। लो भाई, DA जो दिया हुआ है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये ध्यान देना। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 11% ऑफ हिज पे एंड DA टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया 11% और कंपनी ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया कितना? सेम अमाउंट। तो कंपनी भी 11% कंट्रीब्यूट कर रही है। अब अगर आपको मैं याद दिलाऊं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमने ये पढ़ के आया था कि सर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो पहले ही टैक्सेबल हो चुका है, क्योंकि वो सैलरी का पार्ट था, उसी सैलरी में से उसने निकाल के कंट्रीब्यूट किया। पर जब एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना एग्जेम्प्ट होता है सर? 12% अपन पढ़ के आए, बट एम्प्लॉयर ने तो यहाँ 11% किया है। तो सर क्या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा? यस सर। Accumulated interest on the provident fund as on 31st March 2022 is 49,325।
अब देखो सर इन्होंने गेम खेल दिया। What would be the income chargeable to tax under the head salary of Mr. Current for the assessment year 20 to 23 if it does not offer section 115 BAC? आराम से आराम से सर आपको ये इस क्वेश्चन में सबसे की पॉइंट ये है कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। अब अगर आपको रिसेंट अमेंडमेंट याद हो, फाइनेंस एक्ट 21 की अमेंडमेंट थी सर, 21 की अमेंडमेंट जो थी उसमें हमने एक बात सीखी थी सर, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम मस्त वाली बात सीखी थी सर। हमने ये सीखा था, आपको ध्यान से सुनना है सर, ध्यान से सुनना, हमने ये बात सीखा था सर कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड और सर क्या बोलते हैं ये सुपरएनुएशन फंड, तीनों में मिला के 7,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर यहां पर अपन कैलकुलेट कर लेंगे 11% जो है वो 7,50,000 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा होगा, वेरी गुड, वेल एंड गुड है, एग्जेम्प्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 12% के नीचे एग्जेम्प्टेड, क्लियर। अब बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इसी में हमने ये भी पढ़ा था कि अमेंडमेंट ये थी कि सर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, अगर ध्यान देना सर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर, सॉरी इधर ध्यान देना, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सर 2,50,000 तक है, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2,50,000 है और उसमें अगर इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, तो वो क्या हो जाती थी सर, एग्जेम्प्ट होती थी। पर सर अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा एक्सीड किया तो सर जितना एक्सीड करेगा, जितना एक्सेस होगा, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा सर वो हो जाता था टैक्सेबल। अच्छा, ये जो 2.5 लाख की लिमिट है सर, इस लिमिट को हम 5 लाख से भी चेंज करते थे अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था तो। पर यहां पर तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 11%, 11% एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहां पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो देखेंगे अपन वो 2,50,000 देखेंगे। अब यहां पर अपन को कंट्रीब्यूशन 11% देखना पड़ेगा निकाल के, जो भी अपन निकाल के देखते हैं सर, पहले निकाल के देखते हैं अमाउंट कितनी आ रही है। तो देखो सर, सबसे पहले लिखते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है सर, देखो 2,25,000, 2,25,000 इंटू सर ये 11 मंथ्स का है, तो ये 11 मंथ्स का आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा 2475,000। इसके बाद डीए दिया हुआ है सर, डीए आपको कितना दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है 12%, नहीं क्या गया, ये रहा, ही इज पेड 12%, ये रहा सर, ही इज पेड 12% ऑफ द बेसिक सैलरी एज डीए, तो इसका 12% निकाल लेते सर, 12% क्या आएगा सर, ये इसका 12% है 2,97,000, ठीक, ये डीए हो गया सर। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फंड, एम्प्लॉयर का सर, सॉरी ये एम्प्लॉयर का पीपीएफ में पैसा कितना है सर, अपन एक काम करते हैं, इसका 11% निकाल लेते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं सर, 2 लाख, क्योंकि ये लिखा हुआ तो है सर, ये देखो ये लिखा है ना सर, 11% पे करा है ऑफ इज बेसिक पे डीए, बेसिक पे एंड डीए टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो सर ये दोनों का मिला के 11%, ये आ रहा है सर 304,920। सर ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 11%, सर क्या ये 12% से कम है, यस सर। सर क्या ये 11% पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यस सर, ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 12% से भी कम है और 7,50,000 से भी कम है, तो सर ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 304,920, कुछ भी टैक्सेबल नहीं आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर आप बोलोगे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या करें, सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, वो वहां सैलरी में ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा, ये बात ध्यान आई, समझ आया, यहां तक क्लियर हुआ। पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो 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 देखो, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, यहां पर ध्यान दो, मेरे तरफ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, 11% ऑफ बेसिक पे एंड डीए, मतलब क्या एम्प्लॉय ने भी इतना ही कंट्रीब्यूट किया है, यस सर। अब ध्यान देना सर, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है 304,920, एम्प्लॉय ने भी इतना ही कंट्रीब्यूट किया है, पर हम ये पढ़ के आए सर, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से सर 2,50,000 तक जितना इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो एग्जेम्प्ट है 2,50,000 तक। पर उससे ऊपर जितना आता है, कितना आता है सर, उससे ऊपर कितना आ रहा है,
ये आ रहा है सर 54,920। इतना जो एक्सेस, ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, क्या है ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन, किसका, एम्प्लॉय का। ये जो एक्सेस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, इस पे जो इंटरेस्ट मिला होगा वो टैक्सेबल है। अब देखो आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ, देखो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट मतलब समझ रहे हो, ये बोल रहे सर हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन का मिला के इंटरेस्ट बता रहे। तो सर देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इतना है, क्या सर एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट का है? यस सर। तो देखो अपन क्या करते हैं, एम्प्लॉयर, ठीक है, प्लस एम्प्लॉय, दोनों का कंट्रीब्यूशन कितने अमाउंट का सर, 304920 प्लस 304920, दोनों को मिला के कितना आ जाएगा सर, 304920 प्लस 304920, ये दोनों मिला के आ जाएगा सर 609840। ये समझ आया, दोनों के मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, इनको इंटरेस्ट भी मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला सर, देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है 49,325। अब देखो ये टोटल, प्लीज ध्यान देना, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, इसमें इंटरेस्ट मिला है सर 49,325, यही है ना सर इंटरेस्ट के अमाउंट, हाँ 49,325। अब बात ध्यान से सुनना सर, ये तो टोटल इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में। मैं क्या करूंगा सर, इसमें मेरे को जो एम्प्लॉय का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन में कितना इंटरेस्ट मिला है वही टैक्सेबल है, क्योंकि सर 2,50,000 तक तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं सर 609840 से, इनटू कर दूंगा सर 54920 से। तो मेरा क्या आ जाएगा सर, ये जो एक्सेस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना, इस एक्सेस एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में कितना इंटरेस्ट बनता है, तो अपन कर लेते हैं सर। देखो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 49325 डिवाइडेड बाय 609840, ये आ जाएगा इनटू 54920, ये आ जाएगा सर 4442। ये फाइनल ऐसा इंटरेस्ट आएगा जिसपे सर ध्यान देना, ये जो एक्सेस वाला कंट्रीब्यूट किया था एम्प्लॉई, ये एक्सेस वाले, प्लीज ध्यान देना, ये एक्सेस वाले कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है, प्लीज प्लीज, ये जो एक्सेस वाला कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट हमने निकाला और ये टैक्सेबल है। तो सर हमसे क्या पूछा था इसमें कि सर आपका, हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा है सर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, मतलब पूरा निकालना था हमें। देखो सर हमने कितना निकाल लिया, बेसिक हो गया, डीए हो गया, ये दो चीजें हो गई, प्लस एक चीज और अपन कर लेंगे, इसी में एक चीज और प्लस करना है, वो है इंटरेस्ट, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन वाला इंटरेस्ट है, कितना है सर 442। तो ये आ जाएगा 4442, इसको सर सबको ऐड करेंगे अपन, ये सबको ऐड करने वाले हैं, ध्यान दो, ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2,75,000, अरे सॉरी 24,75,000 प्लस 297,000 प्लस 442, ये आ जाएगा सर 2,77,6,442, ये आया सर, ये हमारी ग्रॉस सैलरी है। अब ग्रॉस सैलरी में हम क्या करते हैं सर, हम माइनस कर देते, ध्यान देना सर, ग्रॉस सैलरी में हम क्या माइनस कर देंगे, ध्यान दो, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 16 मिलती है, कितनी 50,000 की, तो इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा -50,000, ये आ जाएगा सर 2,726,442, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया सर, इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ आया, बैठा दिमाग में, बहुत धीरे से मैंने आपको सॉल्व करके बताया ताकि आपके दिमाग में बैठे, ये इसका आंसर क्लियर हुआ। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, मिसेस काजल द जनरल मैनेजर ऑफ गोल्ड लिमिटेड वाज पेड अ सैलरी ऑफ 4,50,000 पर मंथ है, ध्यान रखना। द अबव सैलरी इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी परक्विजिट ऑफ 50,000 पर मंथ, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इज टू बी बोर्न बाय द गोल्ड लिमिटेड। सर क्या एम्प्लॉयर बियर कर रहे हैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स? यस सर, ध्यान रखना। काजल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ इज 1,50,000,
इसकी डिडक्शन अपन को कहां मिल जाती है, एटीसी में। What would be the amount of tax to be deducted by Gold Limited from the salary of Kajal if she intimated that Gold Limited to opt for the provision of section 115 BSE? Oh my God, वो 115 BSE ऑप्ट कर रहे हैं, पहली बात ये। और दूसरा आपसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, What would be the amount of tax to be deducted? कितना टैक्स डिडक्ट करना है सैलरी में, और वो भी किसके अंदर, 115 BSE के 115 BSE के अंदर। और अगर आप 115 BSE ऑप्ट कर लिए तो सर ये बात याद रखना, ये जो आप पीपीएम में कॉन्ट्रीब्यूशन किया ना सर, आपको डिडक्शन तो मिलती नहीं है 80 की। अपन को 80 सेक्शन 80 की जो डिडक्शन है ना सर, अगर आप 115 BSE ऑप्ट करते हो तो आपको डिडक्शन 80 की मिलती नहीं है। तो सिंपल है सर, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 की नहीं मिलती, सेक्शन 16 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलती अगर 115 BSE ऑप्ट किए। तो सर इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास बचा नहीं, आप क्या कर लो सर, सिंपल है, आप इसमें ले लो, बेसिक मत लिखो इसको, क्योंकि इसमें सैलरी इंक्लूड्स लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर सैलरी इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दिया हुआ है, तो आप लिख लो सैलरी, ठीक है। सैलरी इज इक्वल टू 4,50,000 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा सर, 4,50,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 54 लाख, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 54 लाख, ये सैलरी आ गई। अब इसमें अपन को टैक्स निकालना पड़ेगा 115 BSE के अंदर। सर तो टैक्स कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल सर, चलो आराम से, पहले 0 से 2.5 लाख नील होता है सर, इस पे कोई डाउट नहीं है सर। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना होता है सर, 5% होता है। 5% कितना आ जाएगा सर, हमारा 12,500 सर। उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख तक, ध्यान देना सर, तक होता है सर 10%। तो 10% कितना हो जाएगा सर, 25,000, ध्यान देना सर, ठीक है। उसकी इनकम है 54 लाख, याद रखो। फिर 7.5 लाख से सर ये 10 लाख तक जाएगा, क्योंकि हर 2.5 लाख का डिफरेंस था सर, तो ये हो जाएगा 15%, ये हो जाएगा सर 2,50,000 का 15%, ये आ जाएगा 37,500 सर। उसके बाद 10 लाख से 12.5 लाख, मतलब 12.5 तक कितना हो जाएगा सर, 20%, तो ये हो जाएगा सर 2.5, तो ये आ जाएगा 50,000, ठीक है। आगे देखो सर, 12.5 लाख से 15 लाख तक कितना हो जाएगा सर, 25%, तो ये 25% मतलब कितना हो जाएगा, एक मिनट, 2,50,000 इंटू 25%, ये आ जाएगा सर 62500। फिर सर अगर 15 लाख से ऊपर कहानी जाती है तो 15 लाख से लेके 54 लाख तक हमें जाना है सर, क्योंकि इसकी इनकम कितनी है, 54 लाख। तो सर सिंपल सी बात है, 15 से 54 कितना हो जाएगा सर, 54 माइनस 15 कितना होगा सर, ये आ जाएगा आपका 39 लाख सर। 39 लाख पे अपन कितना परसेंट लगाएंगे सर, 30%। तो देखो सर 39 लाख, 39 लाख इसका 30%, ये आ जाएगा सर आपका 11,70,000। अब अपन टोटल टैक्स करते हैं सर, ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल आएगा सर 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500, ये मेरा आ रहा है सर 13,57,500, ये आ गया इसका फाइनल टैक्स आया। अच्छा, इसकी इनकम क्या 50 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है, यस सर 54 लाख है। तो सर हम पढ़ के आए 50 लाख से ज्यादा अगर एक्सीड करती है और 1 करोड़ तक, तो क्या उस पर सरचार्ज भी होता है, यस सर। आप 10% सरचार्ज भी ऐड कर दो सर, ठीक है, 10% सरचार्ज भी। तो सर इसी का 10% ऐड करने के बाद आ रहा है सर 14,93,250, ये हमारा सरचार्ज आ गया सर। अब सरचार्ज, फिर 4% एजुकेशन सेस सर, इसी पे अपन 4% कर लेते हैं, 4% कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सर हमारा 155,2980, ठीक है, ये आ गया सर, ये हमारा फाइनल टैक्स आ गया। अब इसमें क्या खास बात है सर, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, मतलब कितना टीडीएस काटना है, कितने अमाउंट पे टीडीएस काटना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, क्या यहाँ पर जब हमने सैलरी 4,50,000 ली थी तो उसमें ये 50,000 भी इंक्लूडेड था जिसपे टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा था, यस सर, बिल्कुल सर। तो यहां पर जो है ये तो आपका पूरे टैक्स वाले पूरी सैलरी पे आया है, पूरी सैलरी पे तो अमाउंट का टीडीएस कटेगा नहीं सर, क्योंकि कुछ तो एम्प्लॉयर पे कर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो इस अमाउंट को अपन लिख लेते हैं 155,280
1552980, ये अमाउंट फाइनल टैक्स का था। सिंपल है, ये पूरी सैलरी का है। कितनी सैलरी है सर? हमारी 54 लाख की सैलरी है, समझ आया? ये 54 लाख की सैलरी, इसमें से 50,000 जो है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, तो मतलब पूरे साल का कितना हो जाएगा सर? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट 6 लाख का। तो सर आप अगर 6 लाख का, समझो सर, इसमें अगर आप 6 लाख का हटा दो, तो सर 6 लाख का अगर आप हटा दोगे तो बचा कितना? हमारी सैलरी 54 लाख टोटल है सर, इसमें से 6 लाख किसका है सर? वो है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जिसपे एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है। तो सर हम कितने में टैक्स पे करेंगे? 48 लाख पे टैक्स पे करेंगे। तो सर हम 48 लाख के हिसाब से निकाल लेते हैं। 48 लाख, ये कितना आ जाएगा सर? डिवाइडेड बाय 54 लाख इंटू 4 लाख 48 लाख, तो ये आ जाएगा सर आपका 1380426। ये आ गया आपका 1380426। समझ आया? बहुत सिंपल। आपसे सिर्फ ये पूछा है कितने अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, तो भैया जिस अमाउंट पे एम्प्लॉयर टैक्स पे कर दिया उस पे थोड़ी वापस टीडीएस कटवा दोगे, डबल टैक्स थोड़ी किलोगे सर। जितना एम्प्लॉयर ने पे नहीं किया है उतने ही अमाउंट पे तो हमें टैक्स लगेगा। और एम्प्लॉयर ने सर 50,000 में तो दे दिया था सर, एम्प्लॉयर ने इतनी वैल्यू की सैलरी में टैक्स नहीं दिया था, तो इतने वैल्यू पे हमारा टीडीएस कटेगा। समझ आया? ये आपके पूरे एमसीक्यू के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये मैंने इनकम टैक्स का कंप्लीट किया, आरटीपी। अब किसका बचा है सर? जीएसटी का। जीएसटी का नेक्स्ट लेक्चर पे रहेगा, तो सर फ्रेंड्स तक शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि आपका मिस ना हो। जीएसटी का भी अपन सर आरटीपी सॉल्व करेंगे, उसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंप्लीटली सब चीज कवर हो जाए और कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है? आई मेरी बात समझ? कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, सर स्टूडेंट पूछ सकते हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से, जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस भले ही नहीं कराए हैं, बट मेरे हिसाब से हर एक क्वेश्चंस, चाहे 10, 11, सर 12, 13, जितने भी क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट को प्रॉपर प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ के जाते हो तो बहुत रिस्की होता है सर। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना आरटीपी का, एक बार सॉल्व करके जाना। क्योंकि आरटीपी में क्या होता है, क्वेश्चन अमेंडमेंट के कवर होते हैं सर, अमेंडमेंट के पॉइंट्स कवर होते हैं। नहीं करोगे, उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो वहां बनेगा नहीं सर। तो न्यू वैरायटी के क्वेश्चन हमें हमेशा आरटीपी से मिलते हैं। तो आरटीपी के क्वेश्चन एक बार में दिमाग में ना जाए तो 2 बार देख के जाना, दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में अगर उस टाइप का कुछ आया तो हमसे बन जाएगा। समझ आई मेरी बात? चलो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सर लेक्चर में जीएसटी के। किसके? जीएसटी के नवंबर के एमटीपी सॉरी आरटीपी जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? याद रखना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना और फ्रेंड्स लोग को शेयर कर देना ताकि सबका आरटीपी सॉल्व हो जाए। ठीक? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।